हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों, विषय विज्ञान में हम आज से पढ़ेंगे अध्याय 12 घर्षण। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा। जब भी आवश्यक होता है आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाता है? हम हमेशा हमारी ज़िंदगी में देखते हैं कि जब भी हमारे आसपास के वाहन जाते हैं तो अचानक से वो लोग ब्रेक लगाते हैं। हम भी साइकिल, स्कूटर या एक्टिवा चलाते हैं तो क्या करते हैं, अचानक से अगर सामने कुछ आ जाता है, बम्पर आ जाता है या कोई इंसान आ जाता है या कोई प्राणी आ जाता है तो हम लोग अचानक से ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाने से क्या होता है, या तो हमारा वाहन जो है रुक जाता है या फिर मंद हो जाता है। केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है उस स्थिति में भी मंद हो जाती है। जैसे हमने किसी गेंद को लुढ़काया, ठीक है, गेंद थोड़ी दूर जाकर फिर वह मंद हो जाती है या फिर रुक जाती है। ये तो हमने देखा है ना। जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए तो भी उसकी गति रुक जाती है। अंततः वह रुकती क्यों है? क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रोकते देखा है? हाँ, देखा है ना। जब भी हम कभी हमारे हाथ में गेंद होती है, हम गेंद को खेलते हैं और जब हम उसे लुढ़काते हैं वो कुछ देर दूर जाकर रुक जाती है। केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? क्यों? क्योंकि केले का छिलका चिकना होता है और चिकने छिलके पर हमारा पैर जब गिरता है तो हमारा पैर अचानक से फिसल जाता है और हम गिर जाते हैं। किसी चिकने तथा गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि जब भी किसी फर्श पर पानी गिरता है या फिर चिकना हो जाता है या मिट्टी लगी गीला हो जाता है तो हमारे पैर और उसके बीच जो है वो घर्षण नहीं बन पाता और हम अचानक से फिसल जाते हैं। इस अध्याय में आप इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों के उत्तर पाएंगे जो हमारे रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में हम अनुभव करते हैं, लेकिन कभी कभी हम उस पर ध्यान नहीं देते। विज्ञान उसी का नाम है जहाँ पर हम हमारी रोज़िंदा ज़िंदगी पर ध्यान देते हैं, क्योंकि विज्ञान हर जगह पर है। तो यहाँ पर हम घर्षण बल के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 12.1 क्रियाकलाप है। मेज पर रखी किसी पुस्तक को धीरे से धकेलिए। आप यह देखेंगे कि कुछ देर चलकर यह रुक जाती है। इसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए। क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाती है? हाँ, जब भी हम किसी पुस्तक को किसी समतल सतह पर धकेलते हैं वो कुछ देर तक जाती है आगे और फिर रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि पुस्तक को गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना चाहिए? हाँ, उस पर एक बल लगता है, घर्षण बल। हमने आगे वाले अध्याय में पढ़ा था, बल और दाब में। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है ना? याद है कि नहीं आपको? घर्षण जो है वो हमेशा किसी दो पृष्ठ के बीच लगने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। आगे देखते हैं। आपने देखा कि यदि आप कोई दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। अगर हम बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बल दाईं दिशा में कार्य करता है, मतलब विरुद्ध दिशा में। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो कौन सी दिशा में वो बल लगाएगा? घर्षण बल बाईं दिशा में। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है, कि घर्षण बल हमेशा सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। तो यहाँ पर घर्षण बल लगता कहाँ है? घर्षण बल जो है वो पुस्तक तथा मेज का जो पृष्ठ है
उन दोनों के बीच में कार्य करता है। घर्षण कहाँ लगता है? इन दोनों के बीच में लगता है। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या यह पृष्ठों के चिकनापन पर निर्भर करता है? आइए पता लगाएं। हम जानते हैं कि घर्षण बल सभी पृष्ठों पर अलग अलग कार्य करता है। अगर कोई सतह चिकनी हो, ठीक है, तो घर्षण बल उस पर निर्भर करेगा कि वो कितनी चिकनी है या कितनी खुरदुरी है। आइए उसके लिए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो उसके लिए सबसे पहला क्रियाकलाप है 12.2। किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए। हमें एक ईंट लेनी है। ईंट तो पता है ना आपको, जो घर बांधते हैं हम, तो उस वक्त हम ईंटों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? एक ईंट लेनी है और एक कमानीदार तुला द्वारा खींचिए। कमानीदार तुला आपने देखी है, यहाँ पर इसका चित्र दिया गया है। पुराने ज़माने में ये जो पस्ती वाले लोग थे इसी कमानी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल डिजिटल आ गया है तुला, तो आजकल ये कमानीदार तुला देखने को नहीं मिलती। लेकिन कमानीदार तुला पर किसी भी पदार्थ को लटकाए जाने पर हमें उसका वजन मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है? एक ईंट की चारों ओर एक डोरी बांधनी है और ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचना है और आपको यह देखना है कि कितना वजन लगता है। तो यहाँ पर हमें जैसे ही ईंट गति करना आरंभ करती है, कमानीदार तुला का पाठ्यांक हमें लेना है कि वो कौन से एकम पर रुकी हुई है। इससे आपको इस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है। हमें किसकी माप पता चलेगी? घर्षण बल, कितना घर्षण बल लगा। ठीक है, तो पाठ्यांक आपको नोंद कर लेनी है। अब ईंट पर एक पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटना है। पॉलीथीन का टुकड़ा आपको पता है ना, वो थोड़ा चिकना होता है, ठीक है ना। अब उसको लपेट लेना है। अब आपको क्या करना है? अब आप उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यांकों में कोई अंतर पाते हैं तो हमें क्या करना है? पॉलीथीन टुकड़ा लपेटना है और फिर से कमानी से उस ईंट को खींचना है और इस बार आपको वापस कमानीदार तुला का पाठ्यांक लेना है। क्या आप इसमें कोई अंतर पाते हैं? इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? ईंट पर जूट का एक और टुकड़ा लपेटिए। जूट आपने देखा है ना, जो बारदान होता है उसे काटकर उसे ईंट के आसपास लपेट लीजिए और फिर आप कमानीदार तुला से खींचिए। क्या इस बार भी आपको पाठ्यांक लेना है? क्या कोई अंतर आपको मिला? तो आपने क्या अंतर पाया वो आपको देखना है। आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा घर्षण बल कहाँ पर लगा? जहाँ पर जूट हमने लपेटा। आपको पता है कि जूट जो है वो थोड़ा खुरदुरा होता है, ठीक है ना। तो खुरदुरा होता है, इसीलिए हम जब ईंट को कमानी से खींचेंगे तो वहाँ पर हमें ज़्यादा एकम प्राप्त होगा। पाठ्यांक जो हम लेंगे वो ज़्यादा एकम प्राप्त होगा, वो ज़्यादा वजन बताएगा, घर्षण बल ज़्यादा बताएगा। जब हमने सादा ईंट को खींचा था तो भी वो खुरदुरी थी, ठीक है, तो वहाँ पर जूट से थोड़ा कम वजन लगेगा। और सबसे कम वजन कहाँ लगेगा? जहाँ पर हम पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटकर उसे कमानी से खींचेंगे। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन जो होता है थोड़ा चिकना होता है और चिकनेपन के कारण क्या होता है? घर्षण बल कम लगता है। तो यहाँ पर क्या साबित होता है? सबसे कम घर्षण बल कहाँ लगता है? चिकने पॉलीथीन वाले टुकड़े को लपेटकर जब हम ईंट को खींचते हैं तब। तो साबित क्या होता है कि खुरदुरापन जितना ज़्यादा होता है उतना घर्षण बल ज़्यादा लगता है। आगे देखिए, अब है एक कमानीदार तुला का ये चित्र है, देख लीजिए। कहीं पर देखने को मिल जाए तो इस पुस्तक को ज़रूर याद करना, ये अध्याय को, ठीक है। क्रियाकलाप 12.3 देखेंगे अब हम। किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई आनत समतल बनाइए। आनत समतल मतलब कैसा? तो थोड़ा ढलता हुआ, ठीक है, जैसे इस तरह से होता है ना, जैसे आप लोग रसर पट्टी से लसरते हो, इसी तरह का।
ईंटों के सहारे, इसके लिए आप ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हैं। मतलब आप सहारे के लिए कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अनंत समतल के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कर लीजिए, ठीक है। अब कोई पेंसिल सेल अथवा बिंदु से नीचे लुढ़कने दीजिए। अब वहाँ पर क्या करना है, आपको वहाँ से एक पेंसिल को लुढ़काना है। आप पेंसिल सेल भी ले सकते हो। रुकने से पूर्व यह मेज पर कितनी दूरी तय करता है। जैसे यहाँ से हमने उसे लुढ़काया है, ठीक है, तो वहाँ कहाँ आके गिरा, यहाँ गिरा, तो आपको वहाँ पर नोट कर लेना है। अब मेज पर कोई कपड़ा बिछा दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कपड़े में सिलवटें न हो, ठीक है। सारी सिलवटें निकाल दीजिए और फिर आप वापस आनत से पेंसिल सेल को लुढ़काइए और देखिए कि उसने मेज पर कितनी दूरी तय की। मेज पर रेत की अब तीसरी बार हमें क्या करनी है, मेज पर पतली रेत की परत बिछा लेनी है और फिर से हमें पेंसिल सेल को लुढ़काना है आनत से। तो अब हम देखेंगे कि उसने कितनी दूरी तय की। किस स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है। तो आप पाएंगे कि जब सेल द्वारा हर बार तय कई दूरियाँ भिन्न भिन्न क्यों होती है। तो आप देखोगे सबसे पहले हमने एवे ही लुढ़काया, ठीक है, वहाँ पर हमने कुछ बिछाया हुआ नहीं था, मतलब हमारी जो मेज की सतह थी वो चिकनी थी थोड़ी। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने वहाँ पर एक कपड़ा बिछाया जिससे उस पर उसकी सतह थोड़ी भिन्न हो गई। उसके बाद तीसरी बार हमने क्या करा, तीसरी बार हमने उस पर रेत बिछाई। रेत के कारण क्या हुआ, उसकी जो सतह थी वो एकदम खुरदुरी हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि वो जो पेंसिल सेल जो हम आनत से लुढ़का रहे थे उसने कितनी कितनी दूरियां तय की। सबसे कम दूरियां कब तय की, तो हमें पता है कि रेत जब बिछी हुई थी तब उसने सबसे कम दूरी प्राप्त की, और जब हमने कुछ भी नहीं बिछाया हुआ था तो पेंसिल ने ज़्यादा दूरी तय की थी, ठीक है ना। तो इससे क्या साबित होता है कि पेंसिल सेल पृष्ठ का चिकनापन जो होता है, पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन जो होता है वो दूरी को प्रभावित करता है, ठीक है ना। आगे देखिए, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। घर्षण कहाँ पे होता है, घर्षण वहीं पर होता है दो पृष्ठों के बीच। कहाँ होता है, कहाँ लगता है घर्षण, दो पृष्ठों के बीच लगता है, दो समतल के बीच लगता है। दो पृष्ठों की अनियमितता के कारण होता है। अनियमितता मतलब आपको दिखाई नहीं देता, हमें भी दिखाई नहीं देता, लेकिन किन्हीं दो पृष्ठों के बीच बहुत सारी अनियमितता होती है। उसे देखने के लिए हमें शायद सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग करना पड़े। हमारा हाथ है, वो भी आप अगर नज़दीक से देखोगे तो उस पर भी बहुत सारी अनियमितता है। उसी प्रकार अगर हमारी ये मेज है तो उस पर भी बहुत सारी अनियमितता है, और इन्हीं दो अनियमितताओं के बीच घर्षण बल, संपर्क बल लगता है। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं, ठीक है, बहुत चिकने लगते हैं। जैसे हमारे घर का फर्श, हमें लगता है हाँ मेरे घर का फर्श बहुत चिकना है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनमें भी अनियमितता होती है, उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितता होती है। दो अगर आप वो कांच जो होता है ना, बिलोरी कांच, उससे देखोगे तो आपको वो अनियमितता दिखाई देगी। दो पृष्ठों की अनियमितता एक दूसरे के भीतर धंस जाती है। जैसे यहाँ पर जो बताया गया है, यहाँ पर देखो ऐसी अनियमितता होती है। यह हमारी मेज है, यह हमारा पुस्तक है, ठीक है। यहाँ पर देखो नीचे वाला जो भाग है काले रंग का या बादामी रंग का, वो मेज का पृष्ठ है, भाग है, और ऊपर वाला जो नीले रंग है वो हमारी किताब का पृष्ठ है। तो उनके बीच में जो अनियमितता होती है वो किस प्रकार, देखो इस प्रकार धंस जाती है एक दूसरे में, है ना। जैसे हमारी दो उंगलियां, दो हाथों की उंगलियां एक दूसरे में धंसा देंगे तो कैसे मजबूत हो जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर यह अनियमितता जो है वो एक दूसरे में क्या होती है, धंस जाती है, और इसी के कारण संपर्क बल मतलब घर्षण बल लगता है। ऐसे पृष्ठ जो
जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतःबंधन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। तो ये जो एक दूसरे में जो धंस जाते हैं उनकी अनियमितता, उन्हें क्या कहते हैं? अंतःबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःबंधन। पर पार पाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। खुरदुरे पृष्ठों पर यह अनियमितताएँ अधिक संख्या में होती है। अतः यदि पृष्ठ रुक्ष हो, मतलब खुरदुरा हो, तो घर्षण बल अधिक होता है। तो यहाँ पर आप इतना याद रखिए कि घर्षण बल किन्हीं दो पृष्ठों के बीच की अनियमितताओं के कारण लगता है। अगर पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक लगता है। आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद।